नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 9 जो कि है परिवार एवं समुदाय। आज के इस भाग 4 के अंदर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई क्या है? बच्चों, ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, समुदाय या फिर राष्ट्र? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? परिवार। परिवार किसी भी समाज की प्राथमिक इकाई है हमारे भारतीय समुदाय या फिर परिवार के अकॉर्डिंग। दूसरा है, किस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती है? विकल्प एक, एकल परिवार। नहीं। दूसरा है संयुक्त परिवार। तीसरा विस्तृत परिवार। चौथा है एक अभिभावक परिवार। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंदर कई सारी पीढ़ियां, मुख्यतः 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ियां एक साथ में रहती है, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची आदि और उनके बच्चे। तो ये क्या हो गया? संयुक्त परिवार का उदाहरण हो गया। एकल परिवार क्या होता है बच्चों? जहां पर एक दंपति, एकल परिवार के अंदर एक दंपति रहता है और उनके बच्चे रहते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक दंपति, दंपति का क्या अर्थ होता है? कपल, मतलब 2 लोग, माता पिता। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक पिता हो और उनके बच्चे हो, या फिर माता और उनके बच्चे हो। तो सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं जिसमें माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक ही होता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में चचेरे भाई के लिए अक्सर कोई विशिष्ट शब्द क्यों नहीं है? हमारे भारतीय भाषा में चचेरे भाई बहन के लिए कोई शब्द क्यों नहीं है बच्चों? चचेरे भाई बहन को भाई बहन माना जाता है। दूसरा है, चचेरे भाई बहन परिवार का हिस्सा नहीं है। ये तो गलत है। तीसरा है, चचेरे भाई बहनों का कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं है। ऐसा भी नहीं है। परिवार में सभी रिश्तों का अपना अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। चौथा है, भारतीय भाषाओं में रिश्तों के लिए शब्दावली का अभाव। ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय समुदाय के अंदर या भारतीय भाषाओं के अंदर रिश्तों के लिए कई सारे शब्द हैं, कई सारी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगर हम अंग्रेजी भाषा से भी कंपेयर करें तो हमारी भारतीय भाषा के अंदर रिश्तों के लिए शब्दावली ज्यादा है कंपैरेटिवली इंग्लिश की शब्दावली के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि चचेरे भाई बहन को भाई बहन ही माना जाता है, इसलिए उनको कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय परिवारों में सिखाए जाने वाले प्रमुख मूल्यों में से एक क्या है? विकल्प एक, प्रतियोगिता। दूसरा है अहिंसा। तीसरा है क्रूरता। चौथा है व्यक्तिवाद। तो बच्चों, भारतीय परिवारों के अंदर क्या सिखाया जाता है? अहिंसा, कि हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है। अब यहाँ पर हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट से नहीं है बच्चों। यहाँ पर हिंसा का ये भी मतलब है कि आप अपने शब्दों से किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। तो यहाँ पर भारतीय परिवारों के अंदर अहिंसा सिखाई जाती है और भी कई सारे नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। पांचवा है, संकट के समय सहायता के लिए एकजुट होने के लिए भील समुदाय द्वारा प्रयुक्त शब्द कौन सा था? जब कोई भी प्राकृतिक आपदा या फिर आपदा आती थी तब भील समुदाय के लोग एक साथ एकजुट होकर उस समस्या का सामना करते थे। लेकिन जब वो लोग एक साथ इकट्ठा होते थे तो उसको एक शब्द कहा जाता था, सेवा, हलमा, धर्म या फिर त्याग। तो इस शब्द को क्या कहा जाता था, या इस समय के जब वो एक साथ एकजुट होते थे सहायता करने के लिए संकट के समय पर, तो उस टर्म को बोला जाता है हलमा। तो विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिछले 30-40 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के नए समुदाय उभरे हैं? अगर हम पिछले 30 या 40 वर्ष देखें बच्चों, तो ऐसे कौन से समुदाय हैं जो कि सिर्फ इन्हीं वर्षों में उभरे हैं, पहले नहीं थे? विकल्प एक है संयुक्त परिवार, ये तो पहले भी थे। निवासी कल्याण संघ, कृषि सामूहिकता, ये भी पहले थी। हस्तशिल्प सहकारी समितियां, ये भी पहले से ही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? निवासी कल्याण संघ। तो शहरों के अंदर ये प्रणाली अपनाई जाती है जहां पर निवासी कल्याण संघ या फिर समिति, एक ऐसी समिति स्थापित की जाती है जो कि शहर के अंदर जितनी भी जरूरतें होती है उसके प्रबंधन के लिए या फिर कचरा प्रबंधन के लिए ये संघ बनाए जाते हैं। जैसे कि नगर निगम आदि, नगर निगम क्या करता है? कचरा प्रबंधन, जल का प्रबंधन करना। तो ये सारी चीजों का वो सामना करता है और हल बताता है। समुदायों की प्रमुख विशेषता क्या है?
पहला विकल्प स्वतंत्रता, दूसरा है परस्पर निर्भरता, तीसरा प्रतियोगिता और चौथा है एकांत। तो बच्चों, समुदायों की प्रमुख विशेषता क्या है कि वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। तो विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है कि समुदाय के सभी लोग, जिसके अंदर कई सारे परिवार आते हैं, या फिर परिवार ही ले लीजिए आप, तो परिवार या फिर समुदाय के लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, शालिनी का परिवार किस त्योहार की तैयारी कर रहा था? तो शालिनी का परिवार कहाँ का था बच्चों? दक्षिण भारत का परिवार था और वो ओणम के त्योहार की तैयारी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सबके लिए मिलजुल कर कपड़े लिए। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कमल परमार की वंचित बच्चों को पढ़ाने की पहल क्या मूल्य परिलक्षित करती है? कमल परिवार की जो कहानी है, जिसमें वो वंचित बच्चों को पढ़ाता है, उनको निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करता है, और कई सारे लोग और भी उसकी सहायता करने के लिए सामने आते हैं। तो ये जो वंचित बच्चों को पढ़ाने वाली पहल है, ये क्या मूल्य दिखाती है? करुणा का मूल्य, कि जो वंचित बच्चे हैं उनके प्रति कौन सोचेगा। तो इन्होंने सोचने की पहल की, फिर और भी कई सारे लोग सामने आए। अगला प्रश्न है, तेंजिंग की माँ किस सहकारी संस्था से जुड़ी हुई थी? तेंजिंग की माँ क्या करती थी बच्चों? वो एक हस्तशिल्प संगठन से जुड़ी हुई थी। तो हस्तशिल्प इसका सही उत्तर होगा कि वो हस्तशिल्प सहकारी संगठन से जुड़ी हुई थी, जिसमें ये लोग पर्यटकों को कपड़े और कई सारी चीजें प्रदान करते थे या फिर उनके लिए बनाते थे। अगला प्रश्न है, भील समुदाय अपनी हलमा परंपरा में क्या सेवा करना चाहता था? हलमा परंपरा क्या थी? जब सभी भील लोग एकत्रित होते थे किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो वो धरती माँ की सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से हर कार्य करते थे। जैसे कि जल संकट के दौरान वो सभी इकट्ठा हुए, उन्होंने कई सारे पेड़ लगाए और जल के संरक्षण के लिए तालाब और कई सारी चीजें बनाई। फिर उनको इन चीज के लिए कोई भी भुगतान नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने अपना कर्तव्य समझा अपने समुदाय के प्रति और अपनी धरती माँ के प्रति। तो भील समुदाय हलमा परंपरा के द्वारा अपनी धरती माँ की सेवा करते थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाओं में परिवार के सदस्यों के लिए अक्सर अधिक विशिष्ट शब्द क्यों होते हैं? हमने अभी बात की थी कि कैसे हिंदी में ज्यादा शब्द होते हैं परिवार के रिश्तों के लिए, अंग्रेजी में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि अंग्रेजी शब्दावली और भारतीय शब्दावली की तुलना की करनी है यहाँ पर। तो भारतीय भाषाएं परिवार के भीतर गहरे रिश्तों पर जोर देती है, जैसे कि बुआ, ताऊ, चाचा, फूफा और ऐसे विशिष्ट शब्द हैं, और ये रिश्तों को उजागर करते हैं। वहीं अंग्रेजी में चाचा हो गए, चाची या फिर बुआ, फूफा, सबको क्या बोला जाता है? अंकल और आंट बोला जाता है। तो अंग्रेजी की तुलना में भारत की जो शब्दावली है, हमारी हिंदी भाषा की शब्दावली है, उसमें ज्यादा शब्द है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर रिश्तों को ज्यादा महत्ता दी गई है, ज्यादा महत्वपूर्ण समझा गया है, और परिवार और रिश्तों की गहराई को समझकर ये शब्दावलियां तय की गई है। अगला प्रश्न है, जैसा कि ग्रंथ में बताया गया है, भारतीय संस्कृति में अपने धर्म का पालन करने का क्या महत्व है? धर्म क्या होता है बच्चों? अपना कर्तव्य होता है। यहाँ पर रिलीजन नहीं है, मैं एक और बार बता देती हूँ। धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपनी भूमि, मातृभूमि के प्रति। तो जैसा कि ग्रंथ में बताया गया है, भारतीय संस्कृति में अपने धर्म का पालन करने का क्या महत्व है? धर्म या कर्तव्य का पालन करने से क्या सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं की अपेक्षा सामूहिक आवश्यकताओं को प्राथमिक देकर परिवार और समुदाय की भलाई में योगदान देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी परिवार में या समुदाय में लोग क्या करते हैं, खुद की जो इच्छाएं हैं उससे पहले परिवार की और समुदाय की इच्छाएं देखी जाती है, और क्या किया जाता है कि वो खुद की इच्छाएं छोड़कर समूह का कल्याण करते हैं, पूरे समुदाय का कल्याण करते हैं, अपने परिवार का कल्याण करते हैं। तो ऐसा अपने परिवार और समुदाय के बारे में सोचना बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पर एक जागरूक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, जो कि अपने समुदाय और अपने कर्तव्य के प्रति अपना धर्म निभा रहा है। तो एक इंसान को अपने परिवार के प्रति, अपने समुदाय के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जब भी उसको कर्तव्य करने का मौका मिले, वो अपना योगदान दे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ग्रामीण भारत के समुदाय अक्सर किस बात पर सहमत होते हैं?
जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं बच्चों, तो गांव के लोग क्या करते हैं, वो संसाधन एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों का आवंटन पूरी धरती पर सभी लोगों में एक बराबर नहीं हुआ है। किसी क्षेत्र के अंदर संसाधन ज्यादा है, किसी क्षेत्र के अंदर संसाधन कम है। वहीं किसी व्यक्ति विशेष के पास में कई सारे संसाधन हैं और किसी व्यक्ति विशेष के पास में संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर गांव के अंदर क्या किया जाता है, लोग एक दूसरे के साथ में संसाधन साझा करते हैं। तो ग्रामीण समुदाय प्राय समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल, चारागाह भूमि, अपने पशुओं को चराने के लिए और वन उपज, जो भी वन से चीजें मिलती है, फल फूल आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए साझा प्रथाओं से सहमत होते हैं। साझा प्रथाएं, जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन हैं, सभी एक दूसरे के साथ में बांटेंगे, साझा करेंगे, ताकि सबका सामूहिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, बजाय कि एक व्यक्ति के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समिति समुदाय के रूप में किस प्रकार का कार्य करते हैं? तो ये जो आवासीय कल्याण समिति है बच्चों, वो शहर में क्या कार्य करती है? तो आवासीय कल्याण समिति जो कि कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और अन्य जिम्मेदारियों के लिए नियम बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिससे कि समाज को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके और इसका सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आवासीय कल्याण समितियां कचरे का प्रबंधन, शहर में इतने सारे लोग रहते हैं तो कचरा भी ज्यादा होता है, उस कचरे का प्रबंधन कैसे करना है, इतने सारे लोग जब एक छोटे से स्थान पर रह रहे हों तब वहां पर स्वच्छता कैसे मेंटेन रखनी है, उस एरिया को कैसे साफ सुथरा रखना है, ये तय करती है आवासीय कल्याण समिति, जो कि कुछ नियम बनाती है। कुछ लोग होते हैं, समिति होती है जो कि इन सभी कार्यों का ध्यान रखती है। जैसे कि हम नगर निगम का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि कचरा प्रबंधन आदि के बारे में सोचती है और ये सभी समस्याओं का निपटान करती है। तेनजिंग ने अपने दादा दादी से क्या सीखा? हमने तेनजिंग की कहानी पढ़ी थी बच्चों, तो तेनजिंग ने अपने दादा दादी से कई सारे नैतिक मूल्य सीखे, जो कि हमारे भारतीय समाज के अंदर हमारे परिवार को हमारा विद्यालय माना जाता है, हमारा पहला विद्यालय माना जाता है, जिससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो तेनजिंग ने अपने दादा दादी की कहानियों से ज्ञान और जीवन के सबक सीखे और अपने दादा से गृह कार्य और सामाजिक मूल्यों में सहायता प्राप्त की। तो तेनजिंग के पिताजी क्या करते थे, उनकी दादी का हाथ बटाते थे घर का कार्य करने में। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। दूसरा, तेनजिंग के जो दादाजी थे वो कई सारे समाज सेवा के कार्य करते थे। जैसे कि एक बार क्षेत्र में लाइट चली गई तो उन्होंने बिजली विभाग में कंप्लेंट करी। जैसे कि उनके गांव में एक व्यक्ति का घर टूट गया था किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति की मदद की, घर को वापस बनाने के लिए। मदद कैसे की? समुदाय के सभी लोगों से थोड़े पैसे इकट्ठे किए और फिर उस व्यक्ति की मदद की, उसका घर वापस मरम्मत करवाया उसके घर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी परिवार में बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से, बुजुर्गों से कई सारे नैतिक मूल्य सीखते हैं, जैसा कि तेनजिंग ने सीखा। 17वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मूल्यों और जिम्मेदारियों को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका रहती है? तो एक परिवार की कई सारी भूमिकाएं होती है, खासकर कि जो बच्चे होते हैं वो सब चीजें शुरुआत में अपने माता पिता से, अपने परिवार से और रिश्तेदारों से ही सीखते हैं। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, जो कि हमें प्रेम, देखभाल और सहयोग जैसे मूल्य सिखाता है। परिवार के अंदर बच्चों, माता पिता, दादा दादी और बच्चे होते हैं, उन सभी में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। बड़े आपकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, ताकि आप बड़े होकर उनकी सेवा कर सकें। तो सबका कर्तव्य होता है परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हैं सब लोग एक दूसरे की। जैसे कि तेनजिंग के परिवार वाले एक दूसरे की सहायता करते थे या फिर शालिनी के परिवार वाले एक दूसरे की सहायता करते थे। माता पिता अपने बच्चों को समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए बड़ा करते हैं। वो कुछ ऐसे बेसिक चीजें उसको सिखाते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। कैसे? वो समाज के प्रति जागरूक करेंगे अपने बच्चों को कुछ नियम सिखाएंगे जो कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए जरूरी है।
बच्चे परंपराएं, घरेलू जिम्मेदारियां और सांस्कृतिक मूल्य सीखते हैं। ये भी किससे सीखा जाता है? परिवार वालों से सीखा जाता है। तो बच्चों को परिवार वालों से कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो परिवार अहिंसा सिखाता है, सेवा, त्याग जैसे मूल्य। त्याग का क्या मतलब हुआ बच्चों की? खुद की इच्छाओं का, खुद की जरूरतों का त्याग करके आप पहले परिवार और अपने समुदाय की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। विद्यालय के रूप में कार्य करता है। जैसे कि मैंने बोला था, परिवार विद्यालय के रूप में कार्य करता है। परिवार से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय के महत्व को समझाइए। गांव में समुदाय का क्या महत्व है? शहर में समुदाय का क्या महत्व है? ग्रामीण समुदाय क्या करता है? संसाधन प्रबंधन करता है, जैसे जल, चारागाह क्षेत्र और भूमि, शौचालय आदि जैसी साझा प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग संसाधनों को एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं ताकि सभी लोगों की एक बराबर संसाधनों तक पहुंच हो सके। दूसरा है भील जनजातीय समूह, जो कि पर्यावरण संबंधी जितनी भी मुसीबतें आती थी या फिर जितनी गतिविधियां होती थी, उनको एक साथ मिलकर कार्य करते थे। और इन्होंने हलमा परंपरा अपनाई, जो कि धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्य को उजागर करती है, जैसे कि पेड़ लगाना या फिर वर्षा जल का संरक्षण करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र के जो समुदाय है वो एक दूसरे की मदद करते हैं और धरती माँ के प्रति, अपने समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं। शहरी समुदाय की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने आवासीय कल्याण समिति की बात करी थी, जो कि कई सारी चीजें जैसे कि स्वास्थ्य, जो कि साफ सफाई हो गया, कचरा प्रबंधन आदि की आदि के बारे में नियम बनाता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन, जो कि कचरा आदि हो गया, स्वच्छता के लिए नियम बनाए जाते हैं इस समिति के द्वारा। संकट के समय, जैसे चेन्नई की बाढ़ आई थी, चेन्नई एक शहरी क्षेत्र है, तो समुदाय खाद्य वितरण जैसे आपसी सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ के जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक समुदाय थे, उन्होंने लोगों को सहयोग प्रदान किया, खाना पीना आदि प्रदान किया। समुदाय परस्पर निर्भरता और सामूहिक कल्याण पर जोर देता है। तो ग्रामीण समुदाय हो चाहे शहरी समुदाय हो, सभी लोग परस्पर निर्भरता दिखाते हैं और सामूहिक कल्याण का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं या फिर सामूहिक कल्याण पर जोर देते हैं। अब आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सांस्कृतिक शब्द पारिवारिक रिश्तों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं? भारतीय संस्कृति के जो शब्द हैं वो किस प्रकार से परिवार के रिश्तों को दिखाते हैं या फिर उसको प्रतिबंधित करते हैं? भारतीय परिवारों में रिश्तों के लिए कई सारे शब्द हैं बच्चों। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए बुआ, फूफा, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, मौसा, नाना, नानी और अन्य सारे कई सारे संबोधन हैं। तो ये जो कई सारे नाम हैं वो भारत के अंदर परिवारों की गहराई को दिखाते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल के अंदर बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए अलग अलग शब्द है, लेकिन हमारी भारतीय भाषा जो कि मातृभाषा हिंदी है, इसके अंदर बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के लिए अलग शब्द नहीं है, उनको भाई और बहन ही माना जाता है। कजिन का अर्थ क्या है? केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच में गहरे संबंध का पता लगता है। जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पे बात की थी कि कैसे चचेरे भाई और चचेरे बहन के लिए कोई अलग शब्द नहीं है हमारे भारतीय परिवार में। क्यों? क्योंकि उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो बच्चों, ये था आज का आखिरी प्रश्न। आज का कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।